11वां रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 का भारत सरकार अधिनियम तथा द्वैत शासन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 52, निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए। पहला रोलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। उत्तर पहला रोलेट अधिनियम। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम 2 वर्षों में भारतीय राजनीति में भी एक भूचाल आया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रथम विश्व युद्ध के कारण प्रभावित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर ब्रिटिश साम्राज्य की भरपूर सहायता की थी। अब अंग्रेजी की विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों द्वारा बलिदान के कारण भारतीयों की आशाएं बंध गई थी कि विश्व युद्ध समाप्त होते ही भारत को स्वराज की प्राप्ति होगी। इसी दृष्टि से भारतीय नेता ने प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सहायता की थी और भारतीय आशान्वित थे कि स्वराज जल्दी ही प्राप्त होगा। लेकिन विश्व युद्ध के समाप्त होते ही भारतीयों की सारी आशाएं पर पानी फिर गया और समस्त बलिदान के बदले सरकार की ओर से उन्हें रोलेट एक्ट का तोहफा मिला। 10 दिसंबर 1917 में न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य आतंकित की घटनाओं की वृद्धि के बीच आतंकवाद के उदय एवं प्रसार के कारणों की जांच करें। इस समिति को यह काम सौंपा था कि वह 1905 से 1918 के बीच आतंकवाद के उदय एवं प्रसार के कारणों की जांच करें। 1919 में इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा कठोर कदम उठाने की सिफारिश की गई। इस समिति ने थोड़े से संदेह पर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना और उस पर बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने की अनुशंसा की। साथ ही संदिग्ध व्यक्ति को नज़रबंद कर जेल में रखने की भी अनुशंसा की। इस समिति के अनुशंसा में न्यायाधीशों को जूरी की सहायता लिए बगैर मुकदमे का फैसला करने की छूट दी गई और न्यायाधीशों के फैसले के विरुद्ध किसी प्रकार की सुनवाई या अपील करने का हक अभियुक्तों को नहीं दिया गया। किसी भी व्यक्ति के पास किसी संदिग्ध दस्तावेज या चिट्ठी के पकड़े जाने पर उसे दंडनीय किए जाने की अनुशंसा की गई। इस अनुशंसाओं को रोलेट एक्ट के रूप में भारत सरकार ने मार्च 1919 में पारित किया और रोलेट एक्ट के नाम से यह कानून मशहूर हुआ। सुरेंद्र बनर्जी ने इस रोलेट एक्ट को असहयोग का जनक कहा है। मोतीलाल नेहरू के शब्दों में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया। इस अधिनियम का अर्थ था भारतवासियों की स्वतंत्रता का अपहरण। इसका चारों ओर विरोध हुआ और तथा इसे काला कानून कहा गया। सिवाई चिंतामणि के शब्दों में इस विधेयक का विरोध परिषद के गैर सरकारी भारतीय सदस्यों
निर्वाचित सदस्यों और मनोनीत सदस्यों सब ने समान रूप से किया, परंतु सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और तनिक न सुनी। रोलेट एक्ट जनता की निगाह में अत्यंत अपमानजनक कानून सिद्ध हुआ। रोलेट एक्ट का शुरू से ही भारत में विरोध होने लगा और इस विरोध का नेतृत्व गांधी ने किया। रोलेट एक्ट के विरोध के सिलसिले में वे पहली बार खुलकर भारतीय जनता के सामने आए और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को यह पता चल जाए कि रोलेट एक्ट के द्वारा भारतीयों के बुनियादी अधिकारों का गला घोंट दिया गया है और भारतीय जनता इसका पूरी शक्ति के साथ विरोध करेगी। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट कानून की भर्त्सना करते हुए कहा, रोलेट एक्ट इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश नौकरशाही तथा ब्रिटिश व्यापारियों के हितों को भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों के ऊपर मानती है। इसलिए रोलेट एक्ट हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खुली चुनौती है। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट की बुराइयों से भारतीय जनता को अवगत कराने के लिए देश का दौरा किया और भारतीय जनता में एक नई चेतना फैलाकर जनता का हृदय जीत लिया। महात्मा गांधी की ईमानदारी, सच्चाई और लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार दहल गई। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने देश को एक नया तरीका सिखलाया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से लड़ने के लिए नया अस्त्र प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार सत्य एवं अहिंसा पर आधारित संघर्ष का सूत्रपात हुआ। महात्मा गांधी ने इस संघर्ष का प्रारंभ उपवास के साथ किया, जो राष्ट्रीय संघर्ष में अभिनव घटना थी। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का श्री गणेश हुआ। इस सत्याग्रह के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के अद्भुत दृश्य देखने को मिले। हिंदू मुस्लिम एकता के इस अद्भुत दृश्य को देखकर सरकार दहल गई और दिल्ली में रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कई व्यक्ति मारे गए। इस प्रकार सत्याग्रह को दबाने के लिए दमन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। पूरे देश में हड़ताल सफल रही। इस प्रकार रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन को रंगमंच के केंद्र में प्रतिष्ठित कर दिया। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने के निश्चय किया। सत्याग्रह का प्रारंभ सार्वजनिक हड़ताल द्वारा करने का निश्चय किया गया, किंतु बाद में तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई। 6 अप्रैल को सारे देश में शहरों और गांवों में पूर्ण और अधिकांश शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। सरकार ने कुछ स्थानों की हिंसात्मक घटनाओं के आधार बनाकर दमन चक्र प्रारंभ करते हुए 7 अप्रैल को महात्मा जी को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए विशेष उत्साह था और पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर जनता पर शक्ति प्रयोग करने के लिए बेचैन हो रहे थे। 10 अप्रैल को प्रातः अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किचल को धर्मशाला में नज़रबंद कर अमृतसर में निष्कासन के आदेश दे दिए।
पंजाब में सनसनी प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ से ही व्यापित थी, क्योंकि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर ने अत्यंत सख्ती से पंजाब नौजवानों को सेना में भर्ती किया था और ज़बरदस्ती लड़ाई के नाम पर कर्ज की वसूली की थी। रोलेट एक्ट ने इस सनसनी को और बढ़ाया। अमृतसर में 10 अप्रैल 1919 को आम हड़ताल हुई। सतपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई की मांग करने के लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस जब अमृतसर में जिलाधीश के दफ्तर की ओर बढ़ रहा था, तब उस पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें कई व्यक्ति हताहत हुए। इन घटनाओं से अमृतसर में तनाव इतना अधिक बढ़ गया कि पंजाब सरकार ने अमृतसर का शासन अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर जनरल डायर के हाथों में सौंप दिया। उसने 12 अप्रैल को अमृतसर में दफा 144 लगा दी तथा हर तरह से जुलूस एवं सभा पर रोक लगा दी। सरकार दमन एवं अत्याचार का विरोध करने के लिए अमृतसर की नगर कांग्रेस ने 13 अप्रैल 1919 को 4:30 बजे दिन में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एकत्रित हुए। जलियांवाला बाग चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरा था। उसमें आने जाने के लिए केवल एक ही सकरी गली थी। सभा की कार्यवाही जो ही शुरू हुई, त्यों ही ब्रिगेडियर डायर सेना की एक टुकड़ी के साथ वहां पहुंच गया तथा वहां की निहत्ती भीड़ पर बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का हुक्म दिया। लगभग 45 मिनट तक गोलियां अंधाधुंध चलती रही। जब डायर वहां से हटा, तब सरकारी आंकड़ों के अनुसार 397 व्यक्ति वहीं मर चुके थे। गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार लगभग 1000 वहीं मर गए तथा कई हजार घायल हुए। मरे हुए एवं घायल लोगों पर घुड़सवार सेना ने घोड़े दौड़ाकर तथा घायलों को पानी तक नहीं दिया गया। इसके तुरंत बाद अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। सड़कों पर लोगों को कोड़े से पीटा गया तथा कुछ स्थानों पर लोगों को पेट के बल पर रेंगकर चलने का हुक्म दिया गया। पूरे पंजाब पर मार्शल लॉ लगा दिया गया और अखबारों को पंजाब की सच्ची खबरें छापने पर रोक दिया गया। पूरे पंजाब में आतंक का राज्य स्थापित हो गया। इस दुर्घटना का राष्ट्र के मन और मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव पड़ा। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर का खिताब छोड़ दिया और वायसराय कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर के मार्शल लॉ जारी रखने के विरोध में कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। हत्याकांड के प्रभाव के संबंध में थॉम्पसन और गैरेट लिखते हैं, अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतकारी घटना थी, लगभग वैसी ही महत्वपूर्ण जैसे 1857 का विद्रोह। प्रश्न क्रमांक 53, 1919 ईस्वी के अधिनियम के पारित होने के कारणों का वर्णन करो। उत्तर,
1919 ईस्वी में सरकार द्वारा एक अन्य अधिनियम पारित किया गया जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से प्रख्यात था। चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था तथा मॉन्टेगो भारत सचिव। इन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का यह नाम पड़ा। 1919 ईस्वी में अधिनियम को पारित किए जाने के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला, मार्ले मिंटो अधिनियम के प्रति असंतोष। 1990 ईस्वी में पारित मार्ले मिंटो अधिनियम से भारतीयों को बहुत अपेक्षाएं थी, किंतु इसके पारित होने पर भारतीयों को घोर निराशा हुई। भारतीय स्वशासन की मांग कर रहे थे, किंतु अंग्रेजी सरकार कुछ भी देने को तैयार नहीं थी। अतः भारतीयों में व्यापक असंतोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार से तमाम मतभेद होते हुए भी इस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की तथा विभिन्न मोर्चे पर असाधारण वीरता का परिचय दिया। अंग्रेजों ने घोषणा की कि यह युद्ध में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। इस युद्ध में भाग लेकर भारतीयों ने भी प्रजातांत्रिक भावना प्रबल हुई। जिस प्रकार से भारतीयों ने अंग्रेजी तत्व का साथ दिया था, उससे उन्हें विश्वास होने लगा कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में स्वतः शासन दे दिया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का एक अन्य परिणाम यह हुआ कि इससे भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें छला था। अतः हिंदू मुसलमानों के पारस्परिक सहयोग बढ़ा। अतः 1919 ईस्वी का अधिनियम पारित करके अंग्रेजों ने भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। तीसरा, क्रांतिकारी आंदोलन। 1909 ईस्वी के अधिनियम के कारण भारतीयों में असंतोष बढ़ा। परिणाम स्वरूप अनेक उग्रवादी अब क्रांतिकारी में परिणत होने लगे। रासबिहारी बोस ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। विदेशों में भी क्रांतिकारी ने अपने अड्डे स्थापित किए तथा भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहायता दी। इस दिशा में गदर दल का नाम उल्लेखनीय है। इसकी सहायता से क्रांतिकारियों ने सरकार का तख्ता उलटने का प्रयास किया। बढ़ते हुए आतंकवाद से अंग्रेजी सरकार भयभीत हो गई तथा भारतीयों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से 1919 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। चौथा, उदारवादी व उग्रवादी में समझौता। 1907 ईस्वी कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हो गया तथा कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई, उदारवादी तथा उग्रवादी। कांग्रेस के इस विभाजन का सरकार ने लाभ उठाया व उग्रवादी आंदोलन व नेताओं का कठोरतापूर्वक दमन कर दिया। एनी बेसेंट ने इस स्थिति को भांपा तथा कांग्रेस को पुनः एक करने का प्रयास किया। एनी बेसेंट को अत्यंत अपने उद्देश्य में सफलता मिली तथा
1916 ईस्वी में कांग्रेस पुनः एक हो गई। इस प्रकार पुनः सशक्त हुई कांग्रेस ने एक बार फिर अंग्रेजी सरकार का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अतः 1919 ईस्वी का अधिनियम पारित कर सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। पांचवा, लखनऊ समझौता। 1909 ईस्वी के अधिनियम में हिंदू व मुस्लिमों की दूरी को बढ़ा दिया था। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के मन में यह भरने का प्रयास किया कि हिंदू उनका भला नहीं चाहते, किंतु 1912 ईस्वी में जब बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया गया तो मुसलमानों को गहरा आहत पहुंचा व वे पुनः कांग्रेस के समीप आने का प्रयत्न करने लगे। अंततः 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हो गया, जिसे लखनऊ समझौता कहा गया। छठा, महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। भारत की स्थिति को समझने में उन्हें लगभग 2 वर्ष का समय लगाया। तत्पश्चात वे सक्रिय राजनीति में उतर आए तथा भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करने लगे। अंग्रेज सरकार महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सफलता देख चुकी थी, अतः उनकी क्षमता से परिचित थी। अतः इस अधिनियम को पारित करने के लिए सरकार विवश हुई। सातवां, होम रूल आंदोलन। भारतीय काफी समय से स्वशासन की मांग कर रहे थे। 1915 ईस्वी में तिलक ने पूना में व एनी बेसेंट भारतीय काफी समय से स्वशासन की मांग कर रहे थे। 1915 ईस्वी में तिलक ने पूना में व एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की तथा होम रूल आंदोलन आरंभ किया। यह आंदोलन शीघ्र ही अत्यधिक प्रबल हो गया। अनेक प्रमुख नेताओं ने भी इसका समर्थन किया। इस आंदोलन में संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की भावना प्रभावित कर दी। अंग्रेजी सरकार शक्तिशाली होते हुए भी इस आंदोलन से घबरा उठी व एनी बेसेंट को बंदी बना लिया गया, किंतु इसका परिणाम उल्टा हुआ। संपूर्ण भारत में आंदोलन और अधिक शक्तिशाली हो उठा। प्रश्न क्रमांक 54, 1919 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, 1919 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। 1917 में की गई भारत सचिव मांटेग्यू की घोषणा के आधार पर ही 1919 ईस्वी के अधिनियम की धाराएं निम्नलिखित थी। पहला, भारत सचिव व इंग्लैंड की संसद में भारतीय शासन पर नियंत्रण में कमी की गई। भारत सचिव के कार्यालय का संपूर्ण खर्च भी ब्रिटिश राज से ही लिया जाना था। इससे पहले यह खर्च भारतीय राजस्व से लिया जाता था, जिसका भारतीय विरोध कर रहे थे। दूसरा, इंग्लैंड में भारत सरकार के प्रतिनिधि में एक नवीन पद का सृजन किया गया। इस नए पदाधिकारी को भारतीय उच्चायुक्त कहा गया। भारतीय उच्चायुक्त को भारत सचिव के अनेक अधिकार लेकर दे दिए गए। भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी थी तथा उसका खर्च भी भारत को ही वहन करना था। तीसरा, गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि की गई, जिनका उपयोग वह स्वेच्छा से कर सकते थे। भारतीयों की यह मांग की
सांप्रदायिक चुनाव पद्धति समाप्त कर दिया जाए को स्वीकार नहीं किया गया। इसके विपरीत इस प्रणाली को और बढ़ावा दिया गया। पांचवा, केंद्रीय शासन व्यवस्था में उत्तरदायी शासन लागू नहीं किया गया, अतः केंद्रीय शासन पूर्वतः स्वेच्छाचारी तथा नौकरशाही के नियंत्रण में ही रहा। छठा, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। सातवां, एक सदन वाले केंद्रीय विधानमंडल का पुनः संगठन किया गया। अब 2 सदन वाले विधानमंडल की व्यवस्था की गई। उच्च सदन को राज्य परिषद तथा निचले सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। आठवां, केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य तथा राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया और चुनाव पद्धति प्रत्यक्ष कर दी गई। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष तक, राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था। इस कार्यकाल को गवर्नर जनरल बढ़ा सकता था। नवा, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को लागू किया गया। 10वां, केंद्रीय विधानमंडल को विशिष्ट अधिकार दिए गए, जिनमें कानून बनाने, कानून को परिवर्तन करने तथा बजट पर बहस आदि प्रमुख थे। 11वां, इस अधिनियम से देशी रियासतों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 12वां, प्रांतों के उत्तरदायी शासन लागू करने का प्रयत्न किया गया। प्रांतीय मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गई। 13वां, प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रत्येक में निर्वाचित सदस्यों को बहुमत प्रदान किया गया। 14th, इस अधिनियम के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का लागू किया जाना था। 15वां, इस अधिनियम के द्वारा एक लोकसभा आयोग की स्थापना की गई। भारत सचिव को इस आयोग की नियुक्ति का कार्य सौंपा गया। 16वां, इस अधिनियम को लागू किए जाने के 10 वर्षों के अंदर ही एक आयोग की नियुक्ति की जानी थी, जिसका कार्य इस अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियाओं की रिपोर्ट इंग्लैंड की संसद को देना था। प्रश्न क्रमांक 55, 1919 के अधिनियम के गुण तथा दोषों का वर्णन कीजिए अथवा 1919 के अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, 1919 ईस्वी के अधिनियम का महत्व। 1919 ईस्वी के अधिनियम का भारत संवैधानिक इतिहास में बहुत महत्व है। इससे कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसी कारण कुछ इतिहासकारों ने इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट मान लिया। गुण, पहला, 2 सदनों वाली केंद्रीय सभा की स्थापना की गई, जिसमें भविष्य में संवैधानिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार को विस्तृत किया गया। इससे जनसाधारण अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ तो भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। तीसरा, भारतीयों के प्रांतों में उत्तरदायी प्रशासन करने का पहली बार अवसर प्रदान किया गया। विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष भारतीयों के होने के कारण सेवाओं में भारतीयकरण में सहायता मिली। चौथा, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति की भारतीय काफी समय से मांग कर रहे थे। उनकी इस मांग को अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया।
5वां, भारत सचिव का खर्चा अब तक भारतीय राजस्व से लिया जाता था। भारतीय इसका विरोध करते थे। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात भारत सचिव का खर्चा इंग्लैंड के राजस्व से ही लेना तय हुआ। दोष, इस अधिनियम के गुणों की अपेक्षा दोष अधिक हैं। इस कारण भारतीयों द्वारा इसकी कटु आलोचना की गई। एनी बेसेंट ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा, अंग्रेजों द्वारा इस अधिनियम को पारित करना व भारतीयों द्वारा स्वीकार करना दोनों ही बातें अनुचित हैं। पहला, केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई थी। दूसरा, इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तीसरा, 1920 ईस्वी में वर्षा बहुत कम हुई थी, अतः भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। इसके अतिरिक्त तत्कालीन भारत का राजनीतिक वातावरण भी किसी भी प्रकार से संवैधानिक परीक्षण के लिए उचित न था, क्योंकि रोलेट एक्ट व जलियांवाला बाग कांड के कारण संपूर्ण भारत में आंदोलन हो रहे थे। ऐसे प्रांतों के द्वैत शासन प्रणाली लागू करना अनुचित था। चौथा, द्वैत शासन प्रणाली सिद्धांततः दोषपूर्ण थी। एक प्रांत में दो शासन करने वाली संस्थाओं कैसे कार्य कर सकती है? द्वैत शासन प्रणाली के अंतर्गत यही किया गया था, अतः इसका असफल होना स्वाभाविक था। पांचवा, द्वैत शासन प्रणाली के अंतर्गत विषयों का विभाजन भी अत्यंत अतार्किक एवं अव्यवहारिक था। छठा, हस्तांतरित विषयों के लिए पृथक वित्त की व्यवस्था नहीं की गई। सातवां, गवर्नर को अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई थी। गवर्नर किसी भी मंत्री के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था। इसी कारण चिंतामणि ने कहा, वास्तविक शक्ति गवर्नर के निहित थी, मंत्रियों के पास नहीं। आठवां, गवर्नर के पास अत्यधिक अधिकार होने के कारण नौकरशाह मंत्रियों व उनके आदेशों की चिंता नहीं करते थे। अतः उपरोक्त कारणों से 1919 ईस्वी का अधिनियम भारतीयों की अपेक्षाओं को शांत नहीं करने में असफल रहा। अतः हम कह सकते हैं कि इस घोषणा में कुछ कमियां अवश्य थी, लेकिन इसके बावजूद इस घोषणा में भारतीय शासन के विकास में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 56, द्वैत शासन क्या है, इसके दोष बतलाइए। अथवा द्वैत शासन प्रणाली की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा लागू द्वैत शासन प्रणाली पर प्रकाश डालिए। उत्तर, सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, संरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय को गवर्नर की कार्यकारी परिषद के अधीन किया गया। इन विषयों पर प्रांतीय विधानसभाओं का नियंत्रण नहीं था। हस्तांतरित विषयों पर विधानसभाओं के मंत्रियों द्वारा प्रशासन किया जाना था। ये मंत्री विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी थे। संरक्षित विषयों के प्रमुख पुलिस, न्याय व्यवस्था, वित्त, सिंचाई, भू राजस्व, शांति व्यवस्था, उद्योग, जेल, समाचार पत्र, सेंसर थे।
हस्तांतरिक विषयों के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि समितियां व स्थानीय प्रशासन थे। इस अधिनियम के प्रांतों में स्थापित की गई द्वैध शासन प्रणाली को निम्न तालिका से समझा जा सकता है। प्रांतों के द्वैध शासन प्रणाली। कुल विषय संरक्षित विषय। पहला पुलिस, दूसरा न्याय व्यवस्था, तीसरा वित्त, चौथा सिंचाई, पांचवा भू राजस्व, छठा शांति व्यवस्था, सातवां उद्योग, आठवां जेल इत्यादि। ये सब कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित थे। टू बी रूल्ड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर। हस्तांतरिक विषय। पहला सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरा सफाई, तीसरा चिकित्सा, चौथा शिक्षा, पांचवा कृषि, छठा कृषि समितियां, सातवां स्थानीय स्वशासन। यह सब मंत्री द्वारा प्रशासित थे। टू बी रूल्ड बाय मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। ब्रिटिश शासन में 8 प्रांतों चेन्नई, मुंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम तथा पंजाब में एक से शासन व्यवस्था कायम की गई। इनमें से हर प्रांत एक गवर्नर के अधीन था। इन प्रांतों में जो शासन व्यवस्था कायम की गई वह द्वैध शासन कहलाती थी। प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया, संक्षिप्त एवं हस्तांतरिक। संक्षिप्त विषयों के प्रशासन की जिम्मेदारी गवर्नर एवं परिषद की थी और हस्तांतरिक विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा मंत्रियों के सुपुत्र था। मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर उन गैर सरकारी व्यक्तियों से ही करता था जिन्हें प्रांत की विधान परिषद का विश्वास प्राप्त होता था। किंतु इस प्रकार नियुक्त किए गए मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही अपने पदों पर कार्य कर सकते थे। यह द्वैध शासन प्रणाली जो 1 अप्रैल 1921 ईस्वी को प्रारंभ की गई, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी तक चलती रही। यद्यपि बंगाल में 1924 से 1927 ईस्वी तक और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 ईस्वी तक यह कार्य नहीं कर सकी। द्वैध शासन प्रणाली के दोष। पहला, अव्यवहारिक बंटवारा। प्रशासन का 2 स्वतंत्र भागों में बंटना राजनीति के सिद्धांतों तथा व्यवहार के विरुद्ध था। विषयों का आरक्षित तथा हस्तांतरित करना भी अव्यवहारिक था, क्योंकि मंत्री अथवा कार्यकारी परिषद एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए सिंचाई को आरक्षित विषय था और कृषि हस्तांतरित, परंतु स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी प्रकार उद्योग को जो हस्तांतरित था, जल शक्ति कारखानों तथा खानों से जो आरक्षित विषय थे, कैसे पृथक किया जा सकता था। इस प्रकार के उदाहरणों की संख्या अत्यधिक थी। दूसरा, अध्यक्ष की एकता का अभाव।
दोनों शाखाओं के बीच उद्देश्य की एकता भी नहीं हो सकती थी। उदाहरण के रूप में सिख गुरुद्वारों का आंदोलन चल रहा था तो प्रश्न शांति और व्यवस्था का था, परंतु धार्मिक संस्थान चूंकि हस्तांतरित विषय था और केवल संबंधित मंत्री महोदय ही इस विषय में पहल कर सकते थे, इसलिए शांति और व्यवस्था का कार्यकारी पार्षद कुछ नहीं कर सकता था। तीसरा, आश्रित तथा हस्तांतरित विषय की अस्पष्टता। कई बार तो यह भी स्पष्ट नहीं था कि कौन सा विषय आश्रित और कौन सा हस्तांतरित है। सिवाय चिंतामणि जो संयुक्त प्रांत के मंत्री थे ने एक घटना का उल्लेख किया। 1921 ईस्वी में भूगर्भ क्षेत्र उपखंडन के विषय में एक जांच आरंभ की गई। जांच कृषि विभाग ने की। एक वर्ष के पश्चात जब रिपोर्ट दी गई तो पता चला कि यह प्रश्न से तो भूमिकर विभाग को निपटाना चाहिए था और अब यह उसे दे दिया गया। तो वर्ष के परिश्रम के पश्चात पता चला कि यह प्रश्न तो सहकारी विभाग का था। चौथा, प्रशासन के दोनों भाग आपस में विरोधी। प्रायः प्रशासन के दोनों भाग आपस में विरोधी होते थे। मंत्री लोग जनता के प्रतिनिधि थे और जीवन के भिन्न भिन्न से आते थे और कार्यकारी परिषद नौकरशाही के लोग होते थे। कई बार ये मंत्री तथा कार्यकारी पार्षद सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की आलोचना करते थे और गवर्नर सदैव कार्यकारी परिषद का ही समर्थन करता था। पांचवा, मंत्री लोग सरकार के पक्षपाती। एक प्रकार से मंत्री की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसे दो स्वामियों को प्रसन्न करना होता था, गवर्नर को जो उसे नियुक्त करता था और जिसकी इच्छा पर वह मंत्री बना रह सकता था, और विधान परिषद को जो उसे अपना प्रतिनिधि समझती थी और जिसकी इच्छा से ही प्रायः वह मंत्री बना रह सकता था। अतएव प्रायः मंत्री लोग भी गवर्नर की इच्छा के अनुकूल ही कार्य करते थे। चूंकि विधान परिषद में कोई भी शक्तिशाली दल नहीं होता था, इसलिए मंत्री को अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए शासक वर्ग की सहायता लेनी पड़ती थी और मंत्री लोग सरकार के ही पक्षपाती होते थे और उन्हें हम केवल गौरवयुक्त सचिव ही कह सकते थे। छठा, संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव। गवर्नर ने नियुक्त उत्तरदायित्व को पनपने नहीं दिया। उनमें दल निष्ठा कभी नहीं आ सकी। कई बार मंत्री लोग की भी आपस में एक दूसरे की आलोचना करते रहते थे। 1928 ईस्वी में पंजाब में फिरोज खां नून ने अपने हिंदू सहयोगी की स्पष्ट रूप से आलोचना की थी। सातवां, महत्वपूर्ण विषयों में मंत्रियों से मंत्रणा नहीं। कई महत्वपूर्ण विषयों में मंत्री से मंत्रणा भी नहीं की जा सकती थी। कई महत्वपूर्ण विषयों में मंत्री से मंत्रणा भी नहीं की जाती थी। गांधी जी की गिरफ्तारी 1930 से 1931 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को दबाना इत्यादि अनेक ऐसी घटनाएं थी जिनमें मंत्री लोग भी दर्शकों की तरह मूक बैठे रहते थे।
8वां, मंत्रियों का अपने विभाग पर नियंत्रण का अभाव। मंत्री लोगों का अपने विभाग पर भी पूर्ण नियंत्रण नहीं होता था। विभागीय सचिव जो नौकरशाही से होता था, गवर्नर से साप्ताहिक बैठक करता था। प्रायः उसी का सुझाव मंत्री का नहीं गवर्नर को मान्य होता था। जब कभी भी मंत्री और अधिकारियों में मतभेद होता था, मामला गवर्नर के पास जाता था और वह सदैव अधिकारी वर्ग का समर्थन करता था। 9वां, अखिल भारतीय सेवाओं का दायित्व राज्य सचिव के हाथ में। अखिल भारतीय सेवाओं का वेतन निलंबन, पदच्युत अथवा हस्तांतरण भारत राज्य सचिव के हाथों में था। हस्तांतरित विभागों में कार्य करते हुए भी सेवक उसी के अधीन थे। अतएव वे मंत्रियों की रत्ती भर परवाह नहीं करते थे। मंत्री लोग अपनी इच्छा अनुसार पदाधिकारियों का अपना विभाग में स्थान रिक्त होने पर स्थानांतरण इत्यादि नहीं कर सकता था। 10वां, निर्माण कार्य में मंत्री असहाय। ब्रह्मरूप से तथा कथित देश निर्माणकारी विभाग मंत्रियों को दे दिए थे, परंतु उसके लिए धन नहीं होता था। अतएव मंत्रियों को वित्त सदस्य के तलवे चाटने पड़ते थे और वित्त सदस्य आरक्षित विभागों की आवश्यकताओं की ओर प्रायः अधिक ध्यान देता था और जब चाहे हस्तांतरित विभाग के कार्य में रोड़ा अटका सकता था और हस्तांतरित विभाग का काम रोक सकता था। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 57, जनरल डायर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने अपनी क्रूरता तथा दमन के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसने युद्ध काल में सेना में जबरन भर्ती करना, युद्ध कोष के लिए जबरन चंदा वसूल करना, कृषकों पर अत्याचार करना आदि कार्य किए थे, जिन कारणों से पंजाब में उसके विरुद्ध व्यापक असंतोष था। उससे राजनीतिक सुधारों में विश्वास नहीं था और वह आंदोलन को कुचलने में विश्वास रखता था। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में कभी विस्मृत नहीं किया जाएगा, जिस दिन जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जघन्य कृत्य कराया था। प्रश्न क्रमांक 58, 1919 ईस्वी के अधिनियम को पारित करने के कारण लिखिए। उत्तर, प्रश्न 53 का उत्तर देखिए। प्रश्न क्रमांक 59, 1919 के अधिनियम के गुण बताइए। उत्तर, प्रश्न 55 का उत्तर देखें। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, रोलेट एक्ट पारित करने का उद्देश्य। फर्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। दूसरा, भारत में शांति व्यवस्था स्थापित करना था। तीसरा, भारतीयों को शस्त्र लाइसेंस देना था। चौथा, भारतीयों का आर्थिक विकास करना था। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाई थी? पहला, कर्नल वायली ने। दूसरा, लॉर्ड रिपन ने। तीसरा, जनरल डायर ने। चौथा, CF एंड्रूज ने। और इसका सही उत्तर है तीसरा, जनरल डायर ने। तीसरा प्रश्न, 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित करने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? पहला,
मिंटो मॉर्ले सुधारों के प्रति असंतोष। दूसरा, कांग्रेस लीग का पुनर्मिलन। तीसरा, सरकार की दमनकारी नीति। या चौथा, अमेरिका का दबाव। इसका सही उत्तर है चौथा, अमेरिका का दबाव। चौथा प्रश्न, 1919 के अधिनियम द्वारा पहला, द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। दूसरा, द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई। तीसरा, सभी अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए गए। चौथा, उपयुक्त सभी कथन असत्य है। और इसका सही उत्तर है पहला, द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। पांचवा, रॉलेट एक्ट पारित करने का उद्देश्य क्या था? पहला, राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। दूसरा, भारत में शांति व्यवस्था स्थापित करना था। तीसरा, भारतीयों को शस्त्र लाइसेंस देना था। या चौथा, भारतीयों का आर्थिक विकास करना था। और इसका सही उत्तर है पहला, राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था।